इन्वेस्ट इंडिया को इस बार का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, विश्व में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के रूप में चुना गया है, पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए। तो एक गर्व का क्षण था, इसीलिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OCO ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी अर्थात नवोन्मेष को, इनोवेशन को प्रोत्साहन देने वाली एजेंसी के रूप में पुरस्कार देने पर बधाई दी। इन्वेस्ट इंडिया दोस्तों भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। यह 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग DPIIT के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 2009 में। क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा सप्ताह अभी हाल ही में मनाया गया है। आपको बता दूं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा फसल बीमा सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक, आपको पता है कि इसी दौरान वन महोत्सव भी भारत में मनाया गया है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। फसल बीमा जागरूकता अभियान का आरंभ इसी फसल बीमा सप्ताह में किया गया। अब तक इस योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। 5 वर्षों की अवधि में 3 करोड़ से अधिक आवेदनों ने इस योजना का लाभ उठाया है। तो ये आंकड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, प्रीलिम्स के लिए ही करंट आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये इम्पॉर्टेंट होता है करंट के जो फैक्ट्स होते हैं इनको आपको मुख्य परीक्षा में यूज़ करना है। अब इसी को मैं मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नों से जोड़ूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम करवाएंगे आपको प्रीलिम्स के बाद तो आप देखेंगे इन्हीं सब का किस तरह से वहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसलिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण ही मिल रही हैं। कोई भी चीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, जो होनी होंगी वो मैं बता दूंगा कि इसको छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अगर बात करें, जनवरी 2016 में योजना शुरू की गई थी। खराब मौसमी परिघटनाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। और ये बीमा सुरक्षा जो है, ये कई इसमें घटक शामिल हैं जिससे किसानों की किसी भी तरह से अगर नुकसान होती है तो मैक्सिमम सुरक्षा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। इस योजना में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विलय किया गया है। इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। यहाँ तक कि 14 दिन तक अगर फसल रखी जाए खेत में और तब भी नुकसान हो जाए कटने के बाद, तब भी इस बीमा योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो किसानों को ये नहीं कहा जाता कि फसल कटाई हो गई तो बीमा अब हो गया, मुक्त आप हो गए, बल्कि ये भी सुविधा है कि जब तक 14 दिन तक एक डेट दी गई कि 14 दिन तक अपना वो अनाज हटा लें, और तब तक अगर हटा नहीं पाते हैं 14 दिन के अंदर ही ऐसी घटना घटित हो जाती है कि फसल नष्ट हो जाता है, तो भी बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। यही इसकी बहुत ही विशेष बात है जो कि किसानों को बहुत ही राहत प्रदान करती है। हीट डोम क्या है? एक प्रकार का, ये देख रहे हैं ना, गुंबद नुमा एक आकृति है, कटोरा एक प्रकार का है कि वायु को घेर दे और उसे बंद कर दे, जिससे वायु क्या हो जाए? गर्म हो जाए। जब वायु गर्म हो जाएगी तो वहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत काफ़ी गर्म हो जाएगा। यही स्थिति अमेरिका और कनाडा में इस समय हो रही है। इसी को हीट डोम नाम दिया गया है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्से हीट डोम की वजह से भीषण गर्म लहरों का सामना कर रहे हैं। वायुमंडल द्वारा गर्म समुद्री हवा को किसी ढक्कन की तरह कैद कर लेने पर हीट डोम की घटना घटित होती है। इस ऊष्मीय गुंबद या हीट डोम में चिलचिलाती गर्मी पाई जाती है, उमस वाली गर्मी पाई जाती है। वातावरण में उच्च दाब परिसंचरण सतह पर ऊष्मा को कैद करके गर्म लहरों हीट वेव्स के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थितियाँ बनाता है और किसी गुंबद या ढक्कन की भांति कार्य करता है। इसका कारण क्या है हीट डोम का? तो हीट डोम की स्थिति, ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हीट डोम की स्थिति सशक्त व उच्च दाब युक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों के ला नीना के प्रभाव में आने पर निर्मित होती है। इसका एक मुख्य कारण क्या है आने का? उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में
पश्चिम से पूर्व की ओर समुद्र के तापमान में तीव्र परिवर्तन होता है, जिसके कारण की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। फ्रेट स्मार्ट सिटीज़, माल ढुलाई के बारे में अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीज़न द्वारा फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ या माल ढुलाई स्मार्ट शहर बनाने हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई है। आपको पता है कई शहरों की ऐसी स्थिति है कि शहर में तो रोड सही ठीक ठाक रहती है, लेकिन शहर के आसपास आप जाओगे, कई ऐसे शहर हैं, मैं भी गया हूँ, ढेर सारे ब्रेकर बने रहते हैं, गड्ढे रहते हैं। इससे क्या होता है, और सड़कों का जो वास्तविक लंबाई होनी चाहिए, जो प्रस्तावित लंबाई होनी चाहिए, वो लंबाई घट गई है किसी कारणवश, ठीक है, अतिक्रमणवश या फिर किसी कारणवश घट गई, चूँकि मरम्मत नहीं हुई उसकी, तो सड़क छोटे छोटे हो गए हैं। इससे क्या होता है, जाम आदि की समस्याएं भी होती हैं। इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक माल ढुलाई जो यातायात है वो प्रभावित होता है और बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे होता क्या है कि माल की कीमत जब उत्पादन होता है और जब वो बिकता है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे महंगाई बढ़ती है। इसी तरह कच्चे माल को ले जाने में भी वही बात है, उतना महंगा ये हो जाता है। इससे भी क्या होता है कि उत्पादन की लागत जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए माल ढुलाई स्मार्ट शहर बनाने के लिए योजना प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत घटाने का अवसर प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत तत्काल आधार पर पहले चरण में 10 शहरों को कवर किया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आज की स्पेशल इश्यू में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, 17 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, 17 विशिष्ट एजेंसियां हैं और अन्य संबद्ध एजेंसियां हैं। 6 अंगों में आपको पता है UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गई, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद हो गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, न्यास परिषद हालांकि उसने काम करना बंद कर दिया है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय हो गया। ये सभी इन 6 संस्थाओं में आती हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गया। ये 6 अंग आते हैं इसमें, ये 6 प्रमुख अंग हैं, इन्हीं से मिल करके संयुक्त राष्ट्र बना है। और 17 विशिष्ट एजेंसियां आती हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र कहीं न कहीं से गवर्न करता है। तो 17 विशिष्ट एजेंसियों में WHO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, समुद्री संगठन, ये सभी आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी एजेंसियां हैं जो इससे संबद्ध तो नहीं हैं, इसकी विशिष्ट एजेंसियां तो नहीं हैं, लेकिन हाँ UNO को रिपोर्ट ज़रूर करती हैं, उससे संबंध ज़रूर रखती हैं। जैसे कौन कौन एजेंसियां हो गई, WTO विश्व व्यापार संगठन हो गया, तो इस तरह की एजेंसियां भी हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की 17 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्तमान में भारत सहित विश्व के 193 देश इसके सदस्य हैं। बौद्धिक संपदा होती क्या है, तो यह संपत्तियों की एक श्रेणी होती है जिसमें मानव बुद्धि द्वारा रचित अमूर्त कृतियाँ और मुख्यतः कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल होते हैं। तो मूर्त और अमूर्त दोनों को बौद्धिक संपदा में लिया जाता है। मूर्त जिसका निर्माण, जिसकी रचना कुल मिलाकर के किसी मनुष्य ने की हो अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार का जो मूल सिद्धांत है, आधार है, वो यही मानता है कि अगर किसी ने किसी वस्तु की रचना कर दी है, किसी तकनीकी की रचना कर दी है, गीत संगीत की रचना कर दी है, तो उसका उसके लाभ में पहला हक होता है। इसलिए अगर इसका कोई अन्य व्यक्ति उपयोग करता है और ये उपयोग नहीं कर पाता है, किसी कारणवश ये उपयोग कर लेता है, जैसे YouTube की दुनिया है, किसी का भी वीडियो वायरल हो सकता है, कोई भी एक दिन में स्टार बन सकता है, और कोई व्यक्ति है बहुत मेहनत करता है, सब कुछ झोंक देता है, बेस्ट कंटेंट होते हैं, लेकिन उसको चूँकि वायरल नहीं होती वीडियो, तो वो फेमस नहीं हो पाता है, उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो आप देखोगे ऐसे कलाकार हैं YouTube पे जो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग भी करते हैं, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। ऐसे टीचर भी थे, काफ़ी लोग तो छोड़ दिए YouTube, बहुत अच्छे टीचर्स आए
मेरी नज़र में भी, लेकिन उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, अंडररेटेड रहे हो जब तक रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवररेटेड हो गए हैं, है ना। तो ये यूट्यूब की महिमा है। तो यही कहना है कि अगर मैं उदाहरण दूं कि वो व्यक्ति जो यूट्यूब छोड़कर चले गए, उनके वीडियोस तो हैं अभी भी यूट्यूब पे, उन वीडियोस को कोई लेता है और अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए उसका यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, इसकी तरफ से ये कॉपीराइट कर सकता है कि ये इसने मेरा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया अपने उपयोग में, अपने लाभ के लिए। इसके दो उपाय हो सकते हैं। पहला तो ये जो लाभ ले रहा है उसका हिस्सा इस व्यक्ति को मिले, एक तो ये उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि ये जो लाभ ले रहा है इसके काम से अब ये क्या करेगा, क्लेम करेगा और इसका यूट्यूब बंद करवा देगा, अर्थात जो विधिक कार्रवाई है वो करवाएगा, विधिक कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई होगी। तो ये दोनों इलाज किससे मिले हुए हैं? बौद्धिक संपदा अधिकारों से मिले हुए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार ये अधिकार प्रदान करते हैं लोगों को। इसमें ट्रेड सीक्रेट, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार, अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार और जैसे अन्य प्रकार के अधिकार भी शामिल होते हैं। करंट अफेयर्स क्विज में क्या है आज? हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-2020 के लिए UDISE+ लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। इस रिपोर्ट ने भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कुछ दिलचस्प तथ्यों पर प्रकाश डाला है। अब इन दिलचस्प तथ्यों को, चूँकि कुछ तथ्य रह गए थे, वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे या साइट नहीं चल रही थी, नहीं पता, अपडेट नहीं हुए थे, तो कल हम ये सारे तथ्य डिस्कस करेंगे। क्या क्या तथ्य हैं, दिलचस्प तथ्य हैं भैया, इसके बारे में दिलचस्पी से ही ध्यान देना होगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मूव की 149 वर्ष पुरानी प्रथा को समाप्त किया? जम्मू और कश्मीर ने दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को ख़त्म कर दिया है। दरबार मूव जम्मू और कश्मीर के सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों के एक राजधानी शहर से दूसरे शहर में द्विवार्षिक शिफ्ट करने को दिया गया नाम होता है। इसको दरबार मूव कहा जाता था। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल किए गए शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M को DRDO द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? ये लार्सन एंड टूब्रो L&T के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो सेना ने 2 जुलाई 2021 को उत्पादन एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अभी कुछ समय बाद आपको आज के वीडियो में वो मंथली वाला शामिल है, तो मंथली वाला आप लोग देख लीजिएगा। आज अन्य कोई वीडियो नहीं आएगी। आज के बाद कल 6 मंथ वाली अगर आती है तो कल भी कोई वीडियो नहीं आएगी इसके अलावा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे से रिवीजन सीरीज़ शुरू करेंगे।